बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में डिस्कस करना है इसका सेकंड पॉइंट जो कि हमारे पास है इक्विटी ट्रांजैक्शंस। इक्विटी ट्रांजैक्शंस, अब देखें, इक्विटी में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास हमारे शेयर कैपिटल शामिल है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स शामिल हैं। अब देखें, हम लोगों ने शेयर कैपिटल किस तरह से आता है। जब भी हम लोग इश्यूएंस ऑफ शेयर करेंगे तो शेयर कैपिटल हमारे पास आएगा। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स दो तरह से होता है, या तो वो होता है फॉर कंसीडरेशन, मतलब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कैश रिसीव करेंगे, तो ये है फॉर कंसीडरेशन। या आप लोग इशू कर रहे होते हैं राइट इशू। राइट इशू डिफरेंट चीज है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करें कि राइट इशू हमारे पास क्या है। एक हमारे पास आ जाता है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और दूसरा हमारे पास आ जाता है राइट इशू। अब देखिए, हमारे पास इस तरह से है, ईच शेयर हैज अ नॉमिनल वैल्यू, जिसे हम लोग फेस वैल्यू, जिसे हम लोग पार वैल्यू कहते रहते हैं। फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, दैट इज स्टेटेड ऑन इट। जैसे 50 रुपीज के नोट के ऊपर 50 रुपीज लिखा हुआ है तो हमें पता चलता है ये 50 का नोट है। 100 रुपीज के नोट पे 100 लिखा हुआ है तो हमें पता चलता है 100 का नोट है। इसी तरह से शेयर्स के ऊपर उनकी वर्थ लिखी हुई होती है कि ये शेयर इतने रुपए का है, एंड इट इज कॉल्ड पार वैल्यू और फेस वैल्यू और स्टेटेड वैल्यू। तो बेटा, ये नाम आप लोगों ने जरूर याद रखते हैं कि इनमें कोई फर्क नहीं है। पार वैल्यू, फेस वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये एक ही बात है सारी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, अब मार्केट में उसकी क्या वर्थ है, ये डिफरेंट हो सकती है। ये पार वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है, ये पार वैल्यू से कम भी हो सकती है, ये पार वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है हमारे पास। तो मार्केट की वैल्यू डिफरेंट होती है। द प्राइस एट विच शेयर्स आर ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज और अदरवाइज, तो मोस्टली जो हमारे पास लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर्स हो रहे होते हैं वो ट्रेड हो रहे होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वहां पर आप इजीली उनकी सेल परचेज कर सकते हैं। तो वो उनकी मार्केट वैल्यू होती है कि उस दिन शेयर की वैल्यू क्या है, इज यूजुअली हायर देन पार वैल्यू। और मोस्टली ये हायर ही होती है पार वैल्यू से, क्योंकि अगर ये लो हो जाए तो वो उस कंपनी की लॉसेस को शो कर रही होती है कि कंपनी लॉसेस में चल रही है, जिसकी वजह से उसका जो शेयर है वो डी वैल्यू होता जा रहा है। और अगर कंपनी प्रॉफिट्स में हो तो उसका शेयर हमेशा एप्रिशिएट हो रहा होता है। तो जो मार्केट वैल्यू होती रहती है वो हमेशा पार वैल्यू से ज्यादा होती है। अब क्या करना है, इट इज कॉमन टू इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब हमें बताने लगा है जरा राइट इशू के बारे में। ये देखें, जर्नल पब्लिक को आप शेयर्स इशू करते हैं, जर्नल पब्लिक को आप शेयर्स इशू करते हैं तो लाजिम बात है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंसिडरेशन रिसीव करेंगे आप लोग। फिर आप राइट इशू भी कर सकते हैं। राइट इशू क्या होता रहता है कि आप ये कहते हैं कि अगर हम लोग 10 नंबर शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी को पैसों की जरूरत है तो हम कोई न्यू शेयर होल्डर नहीं लेकर आते, हम खुद से इन्वेस्ट करते हैं, हम खुद से न्यू शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो आप कंपनी से कहा जाता है आप शेयर्स इशू करें लेकिन हम खुद परचेज करेंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू कर दिए जाएं, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और ये किस तरह से फिर इशू किए जाएंगे, हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इशू होते रहते हैं। ये नहीं होता कि जनाब अब आपकी मर्जी कि आप चाहे 10 शेयर लें, 50 लें, 100 लें, 1000 लें, नहीं। जो मतलब ये इस तरह से होता रहता है कि जो पर्सन आज जितने परसेंट वोटिंग राइट्स रखता है, न्यू शेयर्स के बाद भी उसके पास उतने परसेंट ही वोटिंग राइट हो, मतलब उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज ना आए। ऐसा ना हो कि वो डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर आ जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिला के रख रहे, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स अगर ज्यादा हो गए, न्यू शेयर्स इशू हुए, सारे शेयर्स एक ही बंदे ने परचेज कर लिए तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट उसके पास चले गए। उसके बाद ज्यादा वोटिंग राइट होने की वजह से वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को हटा सकता है, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, वो खुद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का पार्ट बन सकता है। तो ऐसा नहीं किया जाता। तो इसके लिए हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर जाके शेयर्स को इशू किया जाता है।
अब देखें कहता है इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एंड सच शेयर्स इशू इज कॉल्ड राइट इशू। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मुफ्त में दिए जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है। सिर्फ राइट इशू का मतलब क्या है कि आप न्यू शेयर्स इशू करते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ऑलराइट, इसे राइट इशू कहा जाता है। शेयर्स आर ऑफन इशूड अबव par value but at discount on market price। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझसे शेयर क्यों लेंगे? मैं उनसे कहूंगा कि भाई मार्केट में ये शेयर 20 रुपए का है, मैं मार्केट में इशू करूं तो खुद सोच लो न्यू शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, तुम्हारी वर्थ कम हो जाएगी, उनके पास भी वोटिंग राइट्स चले जाएंगे। फिर तो इस बारे में शेयर होल्डर का कंसर्न होता है, यार मेरी वोटिंग पावर कम होने जा रही है। उन्हें कहा जाता है कि भाई अगर आपने लेने हैं 10 रुपए का एक शेयर है, मार्केट में प्राइस 20 रुपए की है, आप लेना चाहो तो आपको 18 रुपए में मिल जाएगा, शेयर होल्डर परचेज करेंगे। क्या है कि 20 रुपए की चीज उन्हें 18 रुपए की मिल रही है, लेकिन असल में वो चीज 10 रुपए की है। तो शेयर होल्डर्स को तो पता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी बेनिफिट्स में जा रही है, हमें अच्छा अर्निंग पर शेयर हो रहा है, ईपीएस अच्छा है हमारा, तो हम न्यू शेयर्स परचेज कर लेते, हम किसी और को क्यों आने दें अपनी कंपनी में। तो ये होता है कि पार वैल्यू से तो हाई प्राइस पे होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और प्रोपोर्शनेट बेसिस क्या होता रहता है, मैं यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां से कहता हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर, जो हमारे पास शेयर होल्डर हैं वो ये 4 शेयर होल्डर हैं, मिस्टर ए बी सी एंड डी। और इनके पास पहले से जो शेयर्स चल रहे हैं, इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसके पास 300 शेयर्स हैं, इसके पास 400 शेयर्स हैं, इसके बाद 100 शेयर्स हैं। तो देखें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1000 कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हुए थे। अब क्या कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 100 न्यू शेयर्स इशू करेंगे। अब वो 100 शेयर्स का ये मतलब नहीं है कि हर कोई 25-25 शेयर्स ले लेगा, इसका ये मतलब नहीं है, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पर्सन अपनी इस्तात के मुताबिक इन्वेस्ट करे और शेयर्स ले जाए, नहीं, राइट शेयर इशू ऐसा नहीं होता रहता। इनिशियली अगर आप ले रहे होते आप अपनी मर्जी से शेयर्स लो, जितने आपके दिल करते हैं आप शेयर्स लो। लेकिन अब क्या होगा, हम ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस 20, 30, 40 एंड 10 शेयर्स इशू करेंगे इनको। अब देखो 100 न्यू शेयर्स इशू हो गए, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हुए हैं। ये प्रोपोर्शनेट कैसे बनाई जाती है, सपोज कि मिस्टर ए के लिए करनी है, तो मिस्टर ए के नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय न्यू शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं। अब हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। बी के लिए अगर करना है तो यहां पे बी की शेयर होल्डिंग लिख लें 300, तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। सी के लिए करना है तो सी की शेयर होल्डिंग लिख लें 400, आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। और डी के लिए करना है तो आप यहां पर 100 लिख लें, तो 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है। ऑल राइट, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर यहां पर इस चीज को देखें तो मुझे बताएं ए के पास कितने परसेंट वोटिंग राइट है, 20%। अब जब 20 शेयर्स उसके पास आ गए, अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, कितने में से 1100 में से। अब इसकी परसेंटेज देखो 220 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए वोटिंग राइट में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी 20% है, हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो चुके हैं। ऑल राइट, इसीलिए प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाते हैं कि भाई आपके वोटिंग राइट्स चेंज नहीं होने चाहिए। आपके पास पहले भी 20% वोटिंग राइट थे, अभी भी आपके पास 20% ही रहेंगे। आई होप कि आप मेरी ये बातें पिक कर चुके हैं। अब चलते हैं जरा इनकी जर्नल एंट्रीज की तरफ कि हम लोग जब शेयर्स को इशू करेंगे तो हम उनकी जर्नल एंट्रीज क्या लिखते हैं। बेटा बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये आप ऐसे समझें कि शेयर्स का इशुएंस करना एक प्रोडक्ट का सेल करना है। अब मुझे ये बताएं
कि जब आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हो तो सेल करने की ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। यहां पर वो जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो वो आपके शेयर्स हैं। तो जब आप लोगों ने अपने शेयर्स को इश्यू करना हो एट पार वैल्यू, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दे रहे हो, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दे रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने शेयर कैपिटल में हमेशा पार वैल्यू लिखनी है। चाहे शेयर कम प्राइस पर है, चाहे शेयर ज्यादा प्राइस पर है, आपने कौन सी वैल्यू पे लिखना है, पार वैल्यू पे जाना है, शेयर कैपिटल। अब अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही दे रहे हो तो बैंक को डेबिट कर दो 10 रुपए के साथ, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो 10 रुपए के साथ। ये बात आपको समझ आ गई। अब सपोज के 100 शेयर इशू किए हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 500 शेयर इशू किए हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, जो अमाउंट आपके पास आएगी आप वहां पे लिख लेंगे। आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाली एंट्री समझ आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अपनी पार वैल्यू से ज्यादा के ऊपर इशू कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि पार वैल्यू से जितनी एक्सेस अमाउंट होती है हम उसे क्या कहते हैं, शेयर प्रीमियम। अब देखें 10 रुपए का शेयर मैं 15 रुपए में इशू कर रहा हूं, मुझे कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 15, तो भाई मेरे बैंक अकाउंट में 15 जाएंगे, 12 हैं तो 12 जाएंगे, 20 हैं तो 20 जाएंगे। लेकिन शेयर कैपिटल ने कहा कि भाई मुझे नहीं गर्ज के तुमने शेयर कितने में सेल किया, मेरे पास 10 रुपए लेके आना, उसकी पार वैल्यू। ओके, तो ये जो एक्सेस अमाउंट है ये किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को। तो अगर आप पार वैल्यू से अबाव के ऊपर शेयर्स को इशू करते हो तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बाय पार वैल्यू एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट बाय एक्सेस अमाउंट। ऑलराइट, एनी इशू। अच्छा, क्या जरूरी है कि पार वैल्यू या उससे ऊपर ही शेयर को इशू करो, डिस्काउंट पर जा सकते हो, मतलब पार वैल्यू से भी नीचे जा सकते हो। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दे दिया तो भाई बैंक को तो डेबिट कर दोगे जितनी अमाउंट तुम्हें मिली 8 रुपए। शेयर कैपिटल ने कहा मुझे नहीं गर्ज, तुमने अगर शेयर इशू किया है पार वैल्यू के मुताबिक आके रिकॉर्ड करो। अब देखें डेफिसिट कौन सी साइड पर आपको मिल रहा है, डेबिट साइड पर। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि अगर आपके पास पहले से कोई शेयर प्रीमियम रखा हुआ है तो ये डिस्काउंट जो आप दे रहे हो ये शेयर प्रीमियम से चार्ज करो, शेयर प्रीमियम को डेबिट करो। कब, अगर शेयर प्रीमियम पहले रखा हुआ है तो। और इन केस फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि मैंने बिल्कुल न्यू कंपनी बनाई, अभी उसके कोई खास प्रॉफिट्स नहीं है, मैं आपसे कहूं कि बेटा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, अभी आप मेरी मदद करो, आप नहीं मानोगे। इवन कि आप 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे भी नहीं लोगे। मैं अब अगर आपसे ये कह दूं स्टार्ट में ही कि यार मैं आपको 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दूंगा, आप इन्वेस्ट करोगे क्या? अगर अब मैं बताना आपसे ये चाह रहा हूं कि अगर आपने अपने न्यू शेयर्स इशू कर दिए बिलो पार वैल्यू और आपके पास इससे पहले कोई शेयर प्रीमियम नहीं रखा हुआ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी रिटेन अर्निंग्स में से जाके चार्ज करना है, अपने प्रॉफिट्स को कम करना। ऑलराइट, अपना एक्सपेंस रेट करना, ये आपका एक्सपेंस है। शेयर प्रीमियम हो तो उसको प्रेफरेंस देना, वो ना हो तो रिटेन अर्निंग के पास जाना। अगर आपने उलट कर दिया क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी गलत हो जाएगा आप लोगों का। यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब आपसे कहा गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन शेयर इशू। अच्छा, साथ में ना ये नोट लिखा हुआ है, ये देखें, इस नोट को हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज्ड टू। आपने इसको अपना एक्सपेंस नहीं ट्रीट करना, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ना जाके शो करना कि मेरा एक्सपेंस हो गया है कि मैंने अपने शेयर्स को इश्यू किया एट डिस्काउंटेड प्राइस, या मेरे इस शेयर्स को इश्यू करने के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई।
भाई शेयर्स की इश्यूएंस की भी कॉस्ट होती रहती है, जिस बैंक के थ्रू आप कर रहे हो उस बैंक को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये शेयर्स वगैरह जैसे बॉन्ड्स वगैरह हमें मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज को भी पे करना पड़ेगा आपको। तो उनकी लिस्टिंग के लिए, उन शेयर्स को इश्यूएंस के लिए अगर आपने किसी किस्म का कोई कमीशन पे किया, एजेंट के थ्रू हमेशा ये काम होता रहता है, स्टॉक एक्सचेंज में सारे एजेंट मौजूद है, ये काम एजेंट के थ्रू होता रहता है, तो उस एजेंट को कमीशन पे कर रहे होंगे आप लोग, तो बेटा ऐसी उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहा जाता है। तो आपका इश्यूएंस ऑफ शेयर के ऊपर एक एक्सपेंस है, कहते हैं इस एक्सपेंस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ना शो करना, प्रॉफिट को वहां से आने दो रिटेन अर्निंग के पास, रिटेन अर्निंग की बात रिटेन अर्निंग को में रखो, घर की बात घर में रहने दो, बाहर वालों को ना बताओ। ऑल राइट, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ना लेके जाना, फिर बाहर वालों को पता चल जाएगा। आपने फिर ये बात घर की बात घर में रहने देनी है कि यहां पर इश्यूएंस ऑफ शेयर, आपने शेयर कैपिटल को 10 से रखा, हालांकि पैसे तो 8 रुपए आए थे, तो 2 रुपए चुपके से रिटेन अर्निंग से ले लो। 8 रुपए आपके पास आ गए थे, 2 रुपए रिटेन अर्निंग से ले लो। गॉट इट? गॉट इट? यूजुअली द शेयर प्रीमियम अकाउंट इज, लेकिन ये होगा तो ही डेबिट करूंगा ना, अगर है तो इसी को ही डेबिट करूंगा। एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट्स आर डेबिटेड ओनली इफ देयर इज नो बैलेंस और नॉट एनफ बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस होता था फिर लॉस हो जाता था, तो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करते थे हम लोग, डेबिट करते थे। क्लियर? तो इसका भी बिल्कुल वही हाल है कि पहले शेयर प्रीमियम वो है उसको चार्ज करो, वो कम अमाउंट से है तो जितना है वो चार्ज कर दो, रिमेनिंग रिटेन अर्निंग से ले लेना। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बेटा ये भी आपको पता चल गया, कॉस्ट ऑन शेयर इश्यूएंस, तो आपने डेबिट कर देना है अपने पास शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग्स वगैरह को डेबिट कर देना है, और शेयर कैपिटल को आप लोगों ने जाकर क्रेडिट कर देना है। ये जर्नल एंट्रीज आई होप कि आप सब बच्चों को क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, इनसे रेलिवेंट एक एग्जांपल आ गई आपके पास, आपसे कहते हैं कि अजील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023, उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 600 का, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स है 15 की। क्या शेयर प्रीमियम है? नहीं। अब क्या हुआ, 16 अप्रैल 2023 को उसने 20% राइट इशू किया। राइट इशू क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसने न्यू शेयर इशू कर दिया एट पार वैल्यू, तो फिर इश्यूएंस कॉस्ट इज ₹1 million वर ऑल्सो इनकर्ड। अब देखें भाई पार वैल्यू पे है 20%, 20% किसका 20%? किसका 20%? नंबर ऑफ शेयर्स का 20%। क्या? नंबर ऑफ शेयर्स का 20%। नंबर ऑफ शेयर्स का पता कैसे चलता है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस डिवाइडेड बाय पर शेयर वैल्यू, पर वैल्यू ऑफ द शेयर। तो मेरे पास 6 मिलियन शेयर्स हैं, टोटल मेरे पास 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स अभी मौजूद हैं 1 जनवरी को। उन 6 मिलियन का 20% 1.2 मिलियन शेयर्स मैंने इशू कर दी हैं। ऑल राइट, ये बात समझ आई? ये अमाउंट बताई गई 600 मिलियन, एक शेयर 100 रुपए का है, तो इसको जैसे ही डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं जो अब तक हम लोग इशू कर चुके हैं। कंपनी अब तक 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर चुकी है। अब उसने अपने इन नंबर ऑफ शेयर्स का 20% 1.2 मिलियन न्यू शेयर इशू कर दिए, और ये इशुएंस राइट इशुएंस है, राइट शेयर इशू कर दिए। यहां तक की बात क्लियर? अब हमने क्या पढ़ा था कि राइट इशू कौन सी वैल्यू के ऊपर होता रहता है? राइट इशू कौन सी वैल्यू के ऊपर होगा? राइट इशू पार वैल्यू पर, या उससे अबाव हो सकता है लेकिन मार्केट वैल्यू से कम होता है। क्या उसने बताया कितने पे इशू किया? क्या उसने बताया कि कितने पे इशू किया? अगर उसने नहीं बताया तो भाई फिर उसने पार वैल्यू पर ही इशू किए हैं। 100 पर 100 है पार वैल्यू।
तो बेटा जो शेयर की पार वैल्यू होगी उस पर इशू किया है, तो यहां पर पार वैल्यू 100 है, 10 नहीं है। ओके हो गया। तो भाई हमने कितने शेयर इशू कर दिए, 1.2 मिलियन, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 120 मिलियन। ऑलराइट, तो अब न्यू शेयर इशू में है, क्या जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितने से, 120 से। अब ये जो 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी ये हमने पे की है, तो बैंक क्रेडिट और हमारी रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, गुड, शाबाश। बेटा नहीं है शेयर प्रीमियम, जब ना हो तो रिटेन अर्निंग, अगर है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गई है ये बात। यही 120 मिलियन 600 का 20% कैलकुलेट करके भी आ सकता था, मतलब आप नंबर ऑफ शेयर्स ना फाइंड करें, आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू का 20% ले लें, तो वो पार वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। 600 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 120 मिलियन के हम लोगों ने राइट इशू कर दिया। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर ये जो आप लोगों के पास आ रही थी जर्नल एंट्री, इसमें ना ये बात गलत थी, यहाँ पे बैंक आना चाहिए, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं आता, यहाँ पर बैंक आता है हमारे पास। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अगेंस्ट। जी, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, अब शेयर प्रीमियम मौजूद है। अच्छा, अभी भी बिल्कुल, अब देखें, अब जो राइट इशू किया जाता है या तो उसकी परसेंटेज बता दी जाती है हमें राइट इशू की, या इस किस्म की एक रेशो बताई जाती है, 1:4 शेयर्स। अब देखें भाई, उसने शेयर प्रीमियम अलग लिखा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अलग लिखा। अलग लिखने की वजह क्या होती है, सपोज मैं इसको मर्ज कर देता, देखो इक्विटी को कोई फर्क ना पड़ता, मैं कह देता भाई मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू किया और उससे जो अमाउंट आई वो 720 के आते। ऑलराइट, 720 मिलियन, मेरा एक शेयर कितने का है। अच्छा, अब मुझे ये ना पता चलता है कि मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू कितने किए हैं, क्या मैं क्या कर लेता, मैक्सिमम मैं अमाउंट को जाके डिवाइडेड बाय 100 करता, तो इसने मुझे कहा कि 7.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर तुमने इशू किए हुए हैं, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है। मैंने 7.2 मिलियन नहीं इशू किया हुआ है, मैंने अभी तक सिर्फ 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं जिनकी अमाउंट 720 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे गलत हो जाते हैं। इसीलिए जाकर हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को अलग से रखते हैं ताकि हमें अमाउंट का भी पता हो और साथ साथ जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने इश्यू किए हैं हमें उनका भी पता हो, अब तक हम लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू कर चुके हैं। तो अब अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो कि भाई हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए हैं, तो भाई ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए हैं, और जो परसेंटेज ली जाती है हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की ली जाती है, जो परसेंटेजेस हम लोगों ने लेनी होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि भाई 6 मिलियन शेयर्स में से पार वैल्यू के मुताबिक मौजूद है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पास, और अगर हमने कोई एक्सेस अमाउंट ली किसी टाइम पर तो वो इन टोटल 120 है। ये किसी भी नंबर ऑफ शेयर्स पर हो सकती है, जरूरी नहीं सबके ऊपर है। ऑल राइट, और सब पे भी फाइंड करना चाहो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 6 मिलियन जो इशू किया हुआ है, 120 डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा। ओके, दो नहीं सॉरी 20, मतलब 100 रुपए का शेयर मैंने 120 रुपए में सेल किया हुआ है। 100 रुपए का शेयर मैंने 120 रुपए में सेल किया हुआ है, तो देखो एक्स्ट्रा 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 मिलियन 120 बन गया। ऑल राइट, और 100 के हिसाब से मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर में मौजूद है।
अब रिटेन अर्निंग्स भी मौजूद हैं, कहता है AL मेड राइट इशू ऑफ 1/4 शेयर। ये उसने प्रोपोर्शन बताई कि भाई जिसके पास 4 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, आप उसको 1 शेयर और दे दो। ये प्रोपोर्शन है, 4 नंबर ऑफ शेयर्स वाले को 1 शेयर और दे दो। तो अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है मैं 25% नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहा हूं। तो आप चाहो तो आप 6 मिलियन का 25% फाइंड कर लो। तो 6 मिलियन का 25% 1.5 मिलियन आपने राइट इशू किया। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? वरना आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाइड बाय जो इसने रेशो आपको बताई, जो प्रोपोर्शन उसने बताई उसके मुताबिक मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब यहां पर देखो अभी भी 1.5 मिलियन आपने राइट इशू किया है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपने राइट इशूएंस किए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब क्या कहता है? कहता है ऑलरेडी हेल्ड एट ₹150। अब उसने बता दिया, ना बताया होता तो पार वैल्यू पर, लेकिन अब उसने क्या दिया भाई, 1 शेयर मैंने 150 पे, तो मैं 1.5 मिलियन को 150 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इस 150 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसकी पार वैल्यू अलग जो कि जाएगी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पास, और इसकी एक्सेस अमाउंट अलग जो कि जाएगी शेयर प्रीमियम के पास। ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? तो कितनी अमाउंट चली जाएगी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर? 150 मिलियन। और शेयर प्रीमियम के अंदर कितनी अमाउंट चली जाएगी? 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 75 मिलियन। और बैंक में मुझे टोटल अमाउंट कितनी मिल जानी है? 225। अब मेरे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 225 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 150 से, एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट 75 से। आई होप कि ये जर्नल एंट्री आप लोगों को क्लियर है। क्या सही है? नेक्स्ट देखें क्या कहता है। 5 मिलियन कॉस्ट इनकर की आप लोगों ने, कॉस्ट इनकर की तो बैंक को क्रेडिट करो 5 मिलियन से, डेबिट किसको करूं? शेयर प्रीमियम को डेबिट करते हैं। क्या ये आपके पास दूसरी एंट्री आ, ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब मुझे बताएं ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद मेरे पास बैलेंस क्या आएगा? ये एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 31 जनवरी को मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा 600 प्लस 150 750। अच्छा, अब बताओ शेयर प्रीमियम का बैलेंस कितना होगा? 1, हाँ जी, तो कितना? 190। 5 का डिक्रीज भी तो है। ओके, अब रिटेन अर्निंग्स के अंदर इस साल का प्रॉफिट शामिल होगा तो वो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आ जाएगा। तो इस साल का प्रॉफिट नहीं था तो अभी तक, इसीलिए मैं रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता सकता। रिटेन अर्निंग में फॉर द ईयर प्रॉफिट शामिल होना है। ऑलराइट, अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट आपने सीखते जाना है। जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म होंगे आप फुल फ्लैश स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3 में देखें, अब थोड़ी थोड़ी बातें एडिशनल करता जाएगा। अभी भी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके पास शेयर प्रीमियम है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स में लॉस मौजूद है, मतलब रिटेन अर्निंग्स का डेबिट बैलेंस मौजूद है। अब हमने क्या किया, 11 दिसंबर 2023 AL इशूड 300,000 शेयर्स। अब देखें, इससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग खुद कैलकुलेट कर रहे थे कि हमने कितने इशू किए। आज उसने बता दिए। ये बात जरूर याद रखिएगा कि उसने अमाउंट बताई है या नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं। तो अमाउंट होती तो लाजिम बात है उसके साथ रुपीज लिखता, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है 300,000 शेयर्स। तो अमाउंट हम लोगों ने खुद से डिटरमिन करनी है, लेकिन कौन सी वैल्यू पर?
90 बिलो पार वैल्यू। अब मुझे कैसे पता चला बिलो पार वैल्यू? बेटा यहां से कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का है तो उसकी पार वैल्यू 100 है। मैंने कितने में इशू किया? 90 रुपीज पे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब देखें, कहता है ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इशुएंस कॉस्ट ऑफ ₹2 मिलियन वर आल्सो इनकर्ड। बेटा ये इशुएंस कॉस्ट को हमेशा अलग ट्रीट करना, ये हमेशा अलग ट्रीट करना। अब देखें बात क्या आएगी। सबसे पहले इशुएंस ऑफ शेयर्स है तो पैसा आया होगा। कितना पैसा आया है? सबसे पहले आपने वो अमाउंट लिखनी है। 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 90, 2.7 मिलियन। या ऐसे ही है ना, सॉरी 27 मिलियन ये अमाउंट हमारे पास आ गई। जब हम लोग गए शेयर कैपिटल में, हमने उसे कहा कि भाई साहब न्यू शेयर इशू किया, 2.7 मिलियन आया है, चलो अपने आप को क्रेडिट करो 2.7 मिलियन से। उसने कहा भाई रुको, 2.7 मिलियन कैसे आया? हमने कहा 90 रुपए का एक शेयर इशू किया है। कहते नहीं, मेरे पास 100 रुपए के हिसाब से रखो, मुझे नहीं गर्ज कि तुमने 90 का दिया 80 का दिया, मेरे पास 100 रुपए के हिसाब से रखो। तो अगर 100 रुपीज के हिसाब से लेकर जाऊं तो अमाउंट कितनी आती है? 30। अब मेरे पास आया 27 है, जबकि शेयर कैपिटल में मैंने लिखा कितना है? 30। तो 3 मिलियन का मुझे लॉस नहीं हो गया? कि 30 मिलियन की चीज मैंने 27 मिलियन में सेल कर दी है, तो 3 मिलियन का लॉस हुआ है। तो यहां पर ये देखो 3 मिलियन आ जाएगा। किसको चार्ज करूं? मैंने आवाज दी तो उसने कहा शेयर प्रीमियम मौजूद है, तो शेयर प्रीमियम। ऑलराइट, बात क्लियर हो गई? पहले मेरे पास शेयर प्रीमियम कितना था? 60। अब 3 से डेबिट हो गया तो क्या 63 हो गया? डेबिट हो जाना उसको रिड्यूस कर देगा, 57 रह गया शेयर प्रीमियम। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये वाली एंट्री समझ आ चुकी होगी। और अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंक को क्रेडिट कर दिया करो, और शेयर अभी भी मौजूद है तो शेयर प्रीमियम को जाके डेबिट कर दो। पार वैल्यू के साथ शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो। 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30 मिलियन। आगे 6 जीरो लगा दो। तो शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू के साथ जाता है। ऑलराइट, कोई इशू? नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसीडरेशन। इससे पहले आप लोग अमाउंट रिसीव कर रहे थे, तो जब आप शेयर्स को इशू करते थे तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते थे। अब आप लोग बेसिकली विदाउट एनी कंसीडरेशन किसी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, तो ऐसा कब करोगे आप? इसे कहा जाता है बोनस इशू। इसे क्या कहा जाता है? मतलब ये उस टाइम पे बेटा किया जाता है, ये उस टाइम पे किया जाता है जब हम लोगों ने डिविडेंड देने हो, हमारे शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स हमसे कहें कि भाई आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, आप हमें डिविडेंड दें। डिविडेंड देने के लिए तो मेरे पास कैश होना चाहिए, मेरे पास कैश नहीं है, क्योंकि जितना कैश आया था मैंने उससे अपने नॉन करंट एसेट परचेज कर लिए थे, तो मेरे पास कैश खत्म हो गया। अब मेरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉफिट शो कर रही हैं, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है कि मैं जाके अपने शेयर होल्डर से कहूं कि ये लो भाई इतना प्रॉफिट तो इतना कैश है और ये ले जाओ। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वहां से अपने एसेट्स को इंक्रीज कर दिया, करंट एसेट से निकाल के मैंने नॉन करंट एसेट बना दिया। अब शेयर होल्डर्स तो कहते हैं नहीं भाई हमें तो चाहिए बोनस, तुम हमें बोनस दो। मैंने उनसे कहा कि भाई हमारी कंपनी कैसी चल रही है? उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त कमाल की कंपनी चल रही है, अच्छा रिटर्न हमें मिल रहा है, वी आर सेटिस्फाइड। मैंने कहा मार्केट में इसकी वर्थ क्या है? कहते हैं मार्केट में वर्थ भी बहुत अच्छी है, मतलब सही लोग जानते हैं इसको। मैंने कहा कि पैसे नहीं है क्या? जितने मैंने तुम लोगों को डिविडेंड देने हैं उस डिविडेंड के अमाउंट के मुझसे शेयर्स ले जाओ। आपको बात समझ आई है? क्या आपने किसी से पैसे लेने थे, आप उसकी शॉप पे गए,
उसने कहा यार मेरे पास पैसे तो नहीं है जो मैंने तुम्हें 5,000 लेने हैं, ऐसा कर तो मेरी दुकान से ना सामान उठा ले 5,000 रुपए का, तो घर के लिए ग्रोसरी करके ले जा। क्या कर लोगे? कर लेंगे भाई, जरूर करेंगे। तो अब शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर इशू किए हैं, लेकिन इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, इन प्लेस ऑफ डिव, ये बोनस इशू वगैरह हो जाता है। तो क्या अब वो मुझे पैसे देंगे? अब न्यू शेयर इशू हो चुके हैं लेकिन पैसा नहीं आया, तो फिर नो कंसिडरेशन नहीं हो गया। ये बात हमें समझनी है कि अगर कंपनी न्यू शेयर्स इशू कर दे लेकिन उसको उनके अगेंस्ट पैसे ना मिले तो वो क्या करेगी। तो अब इधर चलते हैं, इसको समझते हैं। कहते हैं बोनस इशू, इसको हम लोग ये स्क्राइब इशू, बोनस इशू इज आल्सो नोन एज स्क्राइब इशू और कैपिटलाइजेशन इशू। अब ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने, कौन कौन से इसके नेम है। कैपिटलाइजेशन इशू इज एन ऑफर ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू existing shareholders in proportion to their existing shareholding। राइट इशू क्या होता है? सेम यही चीज है, issuance of new shares in proportion to existing shareholding, बट आप लोगों ने वहां पे कैश रिसीव करना होता है, तो वो राइट इशू। बोनस इशू क्या होता रहता है? न्यू शेयर्स इशू कर दिए हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। अच्छा, ये ना जरूरी नहीं डिविडेंड के लिए हो, डिविडेंड के लिए होंगे तो दूसरा नेम हम लोग यूज कर लेते हैं, जरूरी नहीं डिविडेंड के लिए हो। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे बोनस दिया जाता है। बोनस क्या होता रहता है कि भाई एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि भाई तुम लोगों ने इस साल हमारे टारगेट्स को अचीव किया, तुम्हारी मेहनत की वजह से कंपनी इस मकाम तक पहुंची है कि इतना प्रॉफिट उसने अर्न कर दिया है, हम लोग खुश होकर आपको 10-10 हजार रुपए का इनाम दे रहे हैं। ये 10,000 रुपए क्या होता रहता है? बोनस। इसका क्या मतलब है? भाई तुम्हारी तनख्वाह नहीं इंक्रीज की, तनख्वाह जो पहले थी आप बाद में भी वही है, सिर्फ इस महीने एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ पैसे दे रहे हैं। जैसे ईद के ऊपर ईदी दे दी जाती है, तो ईदी देना एक किस्म का बोनस होता है। ये नहीं होता कि हर महीने तुम्हें मिलेगी। तो बोनस दिया तो बोनस या तो कैश की फॉर्म में दे देते हैं, हमने उनको कैश नहीं दिया, हमने उनको न्यू शेयर्स इशू कर दी हैं, ऑल राइट, और फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं विद नो कंसिडरेशन, इसे बोनस इशू। फॉर एग्जांपल कंपनी में गिव 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ये बिल्कुल राइट शेयर्स की इशू की तरह, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलना है तो आपको बताएगा तो भाई आपका बोनस इशू किस प्रोपोर्शन के हिसाब से है। फिर कहते हैं बोनस इशू इज ऑलवेज एट राइट इशू पार वैल्यू पर, पार वैल्यू से ज्यादा भी हो सकता है बट बिलो मार्केट रेट। ओके, लेकिन बोनस इशू के अगेंस्ट तो आपने कोई अमाउंट रिसीव ही नहीं की, तो बोनस इशू हमेशा आपने पार वैल्यू के ऊपर कंसीडर करना है, ना अबाउ ना बिलो। बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू के ऊपर कंसीडर करना है आप लोगों ने। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दे दूं कि बेटा 50 रुपए की एक चीज इन्वेंट्री आप अपने पास लेकर आए, आप अपनी शॉप पर उसको 80 रुपए में सेल कर रहे हो, लेकिन आपके घर में वही चीज जरूरत है, किसी और की शॉप से जाके 80 रुपए की लोगे? अपनी शॉप से उठा लो, या अपनी शॉप से उठा लोगे? अपनी शॉप से उठा लेंगे, अपनी शॉप से 80 रुपए में उठाओगे, 50 रुपए में उठाओगे? 50 रुपए में। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स जब आप लोग रिकॉर्ड करते हो, क्या कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते? तो जब आप अपने शेयर्स अपने ही शेयर होल्डर्स को मुफ्त में दे रहे हो तो पार वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर, उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर। गॉट इट? क्लियर है ये बात? कहते हैं एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो, अ कंपनी में डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेइंग, ये जो कैश डिविडेंड की आपको एग्जांपल दी थी कि कैश डिविडेंड की जगह पर बोनस इशू कर देती है। कहती है कि कैश नहीं है जो आपको मैंने डिविडेंड देना है, ये लो तुम नंबर ऑफ शेयर्स लेके चले जाओ हमसे। फिर क्या होता है? एंड दस अवॉइडिंग, और इसका बेनिफिट क्या हो जाता है?
शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिल गया और कंपनी के पास उसका पैसा भी महफूज रहा। क्यों? अगर न्यू शेयर्स इशू करती पब्लिक को तो उसको अच्छी खासी कॉस्ट बढ़ जाती। अब उसने क्या किया, घर की बात घर में रहने दी, उसने न्यू शेयर्स भी इशू कर दिए। अगर मैं आपसे कहता कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मैं आपको ये लो कैश डिविडेंड दे देता हूं, ये लो कैश डिविडेंड, यार कंपनी को पैसों की जरूरत है, आप कहेंगे भाई लोन ले लो, किसी और को शेयर होल्डर बना दो, हो सकता है आप ना करें। ऐसे ही है ना। मैंने क्या किया, मैंने अपना पैसा भी अपने पास रहने दिया, पैसा भी आपको नहीं दिया, मैंने आपको न्यू शेयर इशू कर दिया। आप हैप्पी हो गए, आप हैप्पी हो गए कि भाई एक 20 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिल गई। मार्केट में अगर उसका रेट है 20 रुपए, तो एक 20 रुपए की चीज आपको 10 रुपए में मिल गई। मैं हैप्पी हो गया कि मेरे पास मेरा पैसा महफूज रहा और मैंने डिविडेंड भी दे दिया। ऑल राइट। तो ऐसी सिचुएशन में बोनस इशू किया जाता है। फिर हमारे पास आता है कंपनी कन्वर्ट्स सम ऑफ इट्स रिजर्व। अब बात ये आती है, न्यू शेयर तो इशू हो गए, शेयर कैपिटल ने रोना शुरू कर दिया, उसने कहा भाई शेयर इशू किए हैं, चाहे मुफ्त किए हैं, मैं क्या करूं, नंबर ऑफ शेयर्स तो आए हैं ना कंपनी के पास, मुझे तो क्रेडिट करो, मुझे रिकॉर्ड करो, पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करो। अगर इसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन लेता तो मैं बैंक को डेबिट करता और मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देता। अब क्या है, मैंने तो पैसा लिया ही नहीं है, लेकिन शेयर कैपिटल कहता है कि भाई मुझे आकर तुम क्रेडिट करो, क्योंकि न्यू शेयर्स इशू है, मेरे पास तो पार वैल्यू लिखो। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, यार मैं डेबिट किसको करूं? तो इसके लिए आपको पहले से रिजर्व बना के रखना चाहिए, पहले से आपके पास एक रिजर्व मौजूद होना चाहिए, मतलब एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। वो रिटेन अर्निंग से हटकर भी हो सकता है। और इनके अगर कोई रिजर्व मौजूद है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था रिजर्व्स के अंदर, आप लोगों ने स्पेसिफिक रिजर्व्स की बात की थी, ऐसा था ना, कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना दो, कोई जनरल रिजर्व बना दो, अगर है तो उसको डेबिट करो। इनकेस वो नहीं है तो आपने शेयर प्रीमियम को डेबिट करना है, वो ना हो तो रिटेन अर्निंग। ऑल राइट। तो क्या कहते हैं कि आपके पास किसी किस्म का कोई रिजर्व होना चाहिए, जैसे कि शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग्स हैं, ये दोनों भी मौजूद हो सकती हैं आपके पास इनटू एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल। तो आप इसको ट्रांसफर करो अपने शेयर कैपिटल के अंदर, तो ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब नोट की बात करता है, नोट में कहते हैं इन केस बोनस इशू इज मेड एज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बोनस इशू डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड को बोनस इशू के तौर पर आप लोग पे कर रहे हैं, तो मुझे बताओ यार डिविडेंड कौन सी अमाउंट के ऊपर पे किया जाता है? डिविडेंड प्रॉफिट के ऊपर पे किया जाता है। शाबाश, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दूंगा। जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट किसका पार्ट बनता है इक्विटी में? रिटेन अर्निंग्स का या शेयर प्रीमियम का? रिटेन अर्निंग्स का। तो बेटा जिसके पास प्रॉफिट है उससे लो। अब इसमें शेयर प्रीमियम का क्या कसूर है? तो ये बात अब हमेशा याद रखना कि बोनस इशू दो तरह का है। एक बोनस इशू हमारे पास आता रहता है डिविडेंड के तौर पर। तो अगर आप बोनस इशू एज डिविडेंड कर रहे हैं तो आपने कभी भी शेयर प्रीमियम को डेबिट नहीं करना, तब हमेशा रिटेन अर्निंग को जाके डेबिट करना, रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट में से हमेशा डिविडेंड निकालना। ये बात क्लियर हो गई है? तो देखो कहते हैं रिटेन अर्निंग्स आर डेबिटेड। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट से दिया जाता है और प्रॉफिट रिटेन अर्निंग का पार्ट है, रिटेन अर्निंग से निकालो चाहे शेयर प्रीमियम मौजूद ही क्यों नहीं है। ऑल राइट। लेकिन अगर आपके पास ये जो बोनस इशू है ये अदर देन डिविडेंड है, बस डिविडेंड के अलावा वैसे ही आप खैरात बांट रही हैं, आप प्रॉफिट्स अच्छे खासे आ गए, आप खुश हो के एम्प्लॉयज को नवाज रही हैं, अगर ऐसी बात है कि आप ऐसे ही बोनस दे रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने शेयर प्रीमियम अकाउंट को पहले डेबिट करोगे। इट इज कॉमन टू ऑफसेट द बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट फर्स्ट। ऑल राइट। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए एग्जांपल देखें। देखिए बेटा, ये आप लोगों के पास आ गया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये शेयर प्रीमियम है, ये रिटेन अर्निंग्स है।
आपसे कहा गया आप लोगों ने बोनस इशू किया 1 for 5 शेयर ऑलरेडी हेल्ड। अब देखें क्या आपको उसने बताया ये बोनस इशू कौन सा है? क्या आपको उसने बताया कि ये बोनस इशू कौन सा है? नहीं बताया तो शेयर प्रीमियम। बोनस इशू नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया कि ये डिविडेंड वाला है या अदर देन डिविडेंड है। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो आपने शेयर प्रीमियम की तरफ चले जाना है। तो अब आप क्या करोगे? 1 for 5। अब इसके लिए आपने क्या करना है भाई, देखें पार वैल्यू के ऊपर ही इशू होता रहता है ना, तो आप इस 600 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 120 मिलियन। तो आप लोगों ने क्या करना है? डेबिट कर देना है शेयर प्रीमियम और क्रेडिट कर देना है शेयर कैपिटल को। ऑलराइट, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन और अब अगर आपको बता दे कि भाई ये बोनस डिविडेंड है, अब उसके लिए वर्ड यूज करेगा बोनस इशू एंड बोनस डिविडेंड। अब आपने डिस्टिंग्विश करना है, बोनस इशू हो तो शेयर प्रीमियम और बोनस डिविडेंड हो तो रिटेन। ऑलराइट, अभी भी वही आपके पास 20% है तो 600 का 20% फाइंड कर लें। 1/5 से भी बेटा यही मुराद था 20%। तो इसकी अमाउंट हमने फाइंड की कितनी? 120 का हम लोगों ने बोनस डिविडेंड पे कर दिया। कहां से चार्ज करें, किसको दें? शेयर कैपिटल। ऑलराइट, ये बोनस अगर आप लोग पे कर रहे होते कैश की फॉर्म में तो जर्नल एंट्री क्या बन रही होती? रिटेन्ड अर्निंग्स टू बैंक। ओके, ये डिविडेंड मतलब पे कर रहे होते, ये डिविडेंड अगर पे कर रहे होते आप कैश की फॉर्म में तो फिर रिटेन अर्निंग्स टू बैंक। आप डिविडेंड बोनस इशू कर रहे हैं तब रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, एनी इशू? हाँ, 600 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो 6 मिलियन। 6 मिलियन का 20% आ जाएगा 1.2 मिलियन, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो वही 120। तो हमने अमाउंट का ही 20% ले लिया है, तो अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं थी सर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें हमारे पास अब आ जाती है बात डिविडेंड की, जो बार बार हम लोग कर रहे थे। भाई आपके पास डिविडेंड बेसिकली होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। देखें, डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, हमने डिविडेंड कब रिकॉर्ड करना है? क्या हर साल जैसे हम देखें प्रॉफिट है प्रॉफिट में से रिकॉर्ड कर लें? कहते हैं नहीं, सिर्फ उस टाइम व्हेन इट इज और डिक्लेयर्ड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और साथ में वो कह रहा है अप्रूव्ड बाय, तो कौन अप्रूव करता रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर। ऑलराइट, ये बात याद रखना, जब तक डिक्लेयर नहीं हो सकता शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते। डिक्लेयर हो गया है तो शेयर होल्डर ने अप्रूव करना होता है उसको। क्या अप्रूव करना होता है? या तो वही अमाउंट एक्सेप्ट कर ले या उसे कम की ऑफर करवाए, ज्यादा की नहीं करवा सकता। ऑलराइट, ऑलराइट, हाँ लाजमी बात है, रिटेन अर्निंग हमारे पास डेबिट नहीं हो रही होती, तो जब रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है तो डिविडेंड का रिकॉर्ड रखा जा रहा है जी। द डिविडेंड इज यूजुअली पेड विद इन फ्यू डेज ऑफ इट्स। मतलब बेटा ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने आज सपोज के 28 फेब को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी थी और आज ही हम लोगों ने तकसीम करना शुरू कर दिया, जरूरी नहीं। तो बेटा जब भी रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड निकालना होगा ना, बैंक नहीं लिखते, हम ये नहीं कहते कि रिटेन अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट, हम ये नहीं कहते। इसके लिए बेसिकली दो एंट्रीज होती हैं।
पहली होती है जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, हमारी उस दिन लायबिलिटी बन जाती है, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जिस दिन पे करते हैं डिविडेंड पेएबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, ये दो एंट्रीज होती हैं। लेकिन जब हमें डिफरेंट डेट्स ना गिवन हो तो हम लोग डिविडेंड पेएबल को इग्नोर कर देते हैं और रिटेन अर्निंग टू बैंक कर देते हैं। लेकिन आप लोग गौर से देखें, जब मैं रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाता हूं उसकी डेबिट साइड पे बैंक नहीं लिखता, मैं डिविडेंड लिखता हूं। आपने गौर किया कभी? उसकी रीजन यही है कि मैं पहले इसको डिविडेंड के अकाउंट में लेके जाता हूं, वहां से जाके मैं पे करता हूं, तो वो डिविडेंड डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो डिविडेंड का अकाउंट खत्म हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें, मेनी कंपनीज में पे डिविडेंड्स इनटू 2 स्टेजेस ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ देयर अकाउंटिंग। देखिए बेटा, ये बहुत कम होता है कि कोई कंपनी डिविडेंड ना आते। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि एक बंदे ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और आप उसे रुला रही हैं, आपसे रिटर्न ही नहीं दे रहे, तो क्या वो किसी और से कहेगा कि यार वो आपका पार्टनर बने, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे? क्या वो आपकी तारीफें करेगा? हाँ भाई कंपनी कैसी चल रही है, बेचारे को डिविडेंड ही नहीं मिल रहा, क्या कहेगा? ओ यार बड़ी कमाल की कंपनी चल रही है, कैसा कहेगा? नहीं। तो हर कंपनी के लिए ये लाजमी होता है कि भाई आप ज्यादा नहीं तो हर साल के बाद अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दो, उनका रिटर्न उनको दो। और जो बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं वो साल में 2 मरतबा देती हैं। जो बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज होती हैं, मतलब अब ये जरूरी नहीं है आप वैसे साल में 1 मरतबा दें, लेकिन अगर आप के प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, जो भी कंपनी अच्छी कंपनी होती है ना, ऐसा नहीं है कि वो साल के एंड होने का वेट करेगी तब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, नहीं, वो क्वार्टरली बेसिस पे, इवन के मंथली बेसिस पे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती हैं, पर मंथ रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, एंट्रीज डालो, ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती जा रही हैं। तो ऐसा होता है कि 6 मंथ्स, हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, उसे हमें पता चल जाता है कि इस साल के फर्स्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसको देखकर हम आने वाले 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, उसकी एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। और हमें फर्स्ट 6 मंथ में प्रॉफिट्स हो गए, उनको देखकर कंपनी कहती है कि यार इसमें से तो आप प्रॉफिट दें ना, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे करें। अगर आप लोग अपनी हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो उस हाफ ईयर के प्रॉफिट के ऊपर, तो उसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। उसे क्या कहा जाता है? अब मुझे बताओ, मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी, इसके फर्स्ट 6 मंथ एंड हो रहे हैं 30 जून को। यार कब तक मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी इन 6 मंथ्स की? जुलाई के मंथ में बन जाएंगी, मैक्सिमम अगस्त कर दो, बन जाएंगी, मेरे सामने प्रॉफिट फिगर आ जाएगी। मैं कब डिक्लेयर करूंगा डिविडेंड? डिविडेंड कब डिक्लेयर करूंगा? अगस्त में कर दूंगा। जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आएंगी, सितंबर कर दो, सितंबर में कर दूंगा। बेटा जिस दिन डिक्लेयर किया जाता है उस दिन रिकॉर्ड होता है, तो इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होता है उसी साल रिकॉर्ड होता है। क्लियर? क्योंकि अभी वो साल तो चल रहा है ना, ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो जिस साल का इंटरिम डिविडेंड होता है उसी साल में रिकॉर्ड होता है। क्या ये बात क्लियर है आप बच्चों को? अच्छा, फिर आ जाता है नेक्स्ट 6 मंथ्स कंप्लीट हुए, कब? अब मेरा साल तो कंप्लीट हो चुका है और फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाई। वो लास्ट के 6 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, लेकिन उसमें फर्स्ट के 6 मंथ भी मर्ज हो चुके होते हैं। वो फर्स्ट के 6 मंथ्स के बैलेंसेस लास्ट के 6 मंथ्स के लिए ओपनिंग बन जाते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं। तो वो क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली पूरे साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। तो जब पूरा साल एंड हो गया 31 दिसंबर को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अगले साल फैब तक नहीं बनेगी, जाके मार्च तक बन जाएंगी। वो जब प्रॉफिट मेरे सामने आएंगे तो उनको बेस बनाकर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, वो फाइनल डिविडेंड है। लेकिन डिक्लेयर कब कर रहा हूं? ईयर 1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉफिट्स का डिविडेंड क्या ईयर 2 में नहीं डिक्लेयर कर रहा?
तो ईयर 1 का जो फाइनल डिविडेंड होता है, जो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, वो हमेशा ईयर 2 में रिकॉर्ड होता है। ओके, जिस साल डिक्लेयर किया, पे नहीं, लाजमी बात है डिक्लेरेशन के बाद जाके हमने पे कर देना होता है, विद इन फ्यू डेज पे कर देना होता है, हमारी लायबिलिटी बन चुका है वो, जिस साल डिक्लेयर किया। क्या ऐसा हो सकता है 31 दिसंबर से पहले पहले डिक्लेयर कर दूं इस साल का डिविडेंड? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स का पता जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे तभी चलना है मुझे। अक्सर ऐसा होता है प्रॉफिट की परसेंटेज डिसाइड की जाती है, तो जब तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा मैं कैसे बता पाऊंगा कि मैंने डिविडेंड कितना डिक्लेयर करना है। ऑलराइट, तो बेटा इंटरिम डिविडेंड उसी साल में आप लोगों ने रिकॉर्ड करना है। फाइनल डिविडेंड, फर्स्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड अगले साल की रिटेन अर्निंग का पार्ट बनता है। ऑलराइट, अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जाके पार्ट बनता है। अब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। एक रीडिंग करें इनको। अब देखें, इंटरिम डिविडेंड, दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर by the board of directors and it is recognized immediately in the same year as no further approval is needed. It is common to declare interim dividend with half yearly accounts. Final dividend, this is dividend declared after the end of the financial year based on the company's annual profit. It is proposed by directors but must be declared approved by shareholders in their meeting in the following. interim dividend को अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती, जबकि फाइनल डिविडेंड को अप्रूव करवाने की जरूरत होती है, कि आप शेयर होल्डर से पूछ लें। राइट, फिर therefore final dividend of year 2022 shall be declared and recognized in the year 2023. shareholder may accept, रिजेक्ट और रिड्यूस, तीन ऑप्शन है। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट कर दो। कब? जब आप ज्यादा की डिमांड करोगे, या कम कर दो, लेकिन आप ज्यादा करके बता नहीं सकते। अगर आपने कुछ कहा तो वो अपनी अप्रूवल को वापस ले लेंगे, वो जो उन्होंने प्रपोजल दिया था वो वापसी ले लेंगे, फिर डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो आप या तो एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या रिड्यूस करो। The amount of dividend are proposed by director but cannot increase it. All right? तो इसके लिए देखें बेटा, जब भी इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड के लिए कोई एंट्री आएगी तो कहते हैं जर्नल एंट्री फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड। अगर आपके पास कैश डिविडेंड है, कैश डिविडेंड पे कर रहे हो, तो रिटेन अर्निंग्स टू बैंक या डिविडेंड पेएबल। और अगर बोनस डिविडेंड है, हाँ बताओ, बोनस डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। शाबाश, ये इसके लिए बोनस डिविडेंड के लिए आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। फिर क्या कहते हैं आपको? कहते हैं द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो सारे ऑर्डिनरी की बात कर रहे थे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में बी क्यूमुलेटिव, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में बी कैमुलेटिव और नॉन कैमुलेटिव। क्या मतलब होता है कैमुलेटिव का? इकट्ठा करो, इकट्ठा करना, सम अप करना। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट को सुनिएगा और ये आपके क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट ये है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भाई ऑर्डिनरी को दो ना दो, कम दो ज्यादा दो, कुछ नहीं कहेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग जिसके पास है, हमने कहा कि इसको प्रेफर करेंगे हम डिविडेंड देने पर, लेकिन पहले डिक्लेयर तो करें। अब आपने ये भी पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर ना अक्सर फिक्स्ड डिविडेंड होता है, कि हम हर साल आपको 10% डिविडेंड देंगे, ऐसा है ना, 10% आपको हर साल डिविडेंड पे करेंगे। अब बात ये आई कि फर्स्ट ईयर सपोज के 100 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उनका 10%, 10 रुपीज बन गए। 10 रुपीज मैंने डिविडेंड देना था, मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने डिक्लेयर नहीं किया। जब मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया तो मैं रिकॉर्ड क्यों करूं? जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कैश ही नहीं था। डिविडेंड देने के लिए उनके पास कैश ही मौजूद नहीं था, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अब क्या, प्रेफरेंस वाले दो ऑप्शंस, कि अगर उनके पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर मौजूद थे जिनमें डिविडेंड कैमुलेटिव था, तो उनको अगर इस साल नहीं मिला तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका इस साल का 10 रुपए कैमुलेट होकर अगले साल 20 रुपए मिल जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर उनके पास नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड हैं और इस साल कंपनी की हालत, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही नहीं थी, कंपनी पे नहीं कर पाई, खत्म हो गया, फिर अगले साल नहीं मिलेगा, फिर अगले साल का ही सिर्फ मिलेगा 10%। अब इकट्ठा नहीं होगा, अब वो 20 रुपए नहीं मिलेंगे, अब वो 10 रुपए ही मिलेंगे आपको अगले साल। ऑलराइट। अब सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो आपको बताएगा कि डिविडेंड कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिविडेंड नॉन कैमुलेटिव है तो डिक्लेरेशन का वेट करना, डिक्लेयर्ड हो तो रिकॉर्ड करना, डिक्लेयर नहीं हुए तो रिकॉर्ड ना करना। कौन से? नॉन कैमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। ऑलराइट। लेकिन अगर आपके पास कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, चाहे डिक्लेयर्ड हो या ना हो, आपने रिकॉर्ड करना है। राइट। आपने इकट्ठा करना है तो लाजमी बात है इस साल का रिकॉर्ड करो ना, फिर जाके आगे इकट्ठा होगा। अगर आपके पास कैमुलेटिव है प्रेफरेंस डिविडेंड, चाहे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकॉर्ड करवें, वो डिक्लेयर करें या ना करें, आपने हमेशा पे करना है। आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनाना है। और अगर ये नॉन कैमुलेटिव है, डिक्लेरेशन का वेट करना है। ऑलराइट। अब देखो क्या कहता है, कहता है एनी अनपेड कैमुलेटिव डिविडेंड्स pass to future years and have to be paid out before dividends for ordinary shareholders। आई होप कि आपको बात समझ आ गई है। उसने कहा कि भाई दो हैं, कैमुलेटिव नॉन कैमुलेटिव। फिर से उन्होंने कैमुलेटिव का बता दिया कि अगर कैमुलेटिव है तो इस साल का डिविडेंड अगले साल पास कर दो और फ्यूचर में जाके सारा पे कर देना, लेकिन ऑर्डिनरी से पहले इसको पे करना। क्लियर हो गई? तो नॉन कैमुलेटिव अगर इस साल का है और तुमने डिक्लेयर नहीं किया तो ना रिकॉर्ड करना, फिर अगले साल सिर्फ अगले साल का ही पे करना। राइट। देखो अब कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कैमुलेटिव हो सकते हैं एंड नॉन कैमुलेटिव। ट्रीटमेंट कैमुलेटिव का, such dividends for the period need to be taken into account। what does it mean? रिकॉर्ड करने की जरूरत है, कैमुलेटिव है, आप रिकॉर्ड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, कि चाहे डिक्लेयर हुए या नहीं हुए, कैमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड आपने रिकॉर्ड करना है। और अगर नॉन कैमुलेटिव है, सच डिविडेंड फॉर द पीरियड नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड फॉर द पीरियड। ऑलराइट। एनी इशू? आ जाए जरा एग्जांपल के ऊपर। कहते हैं जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करें फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2023। हमारे पास शेयर कैपिटल मौजूद है, शेयर प्रीमियम मौजूद है, रिटेन अर्निंग्स मौजूद हैं। फिर कहता है कि भाई फॉर द ईयर एंडिंग 2022-23 यहां पर इंटरिम कैश डिविडेंड है 10% एंड 12% फॉर द ईयर 22 एंड 23। फाइनल बोनस डिविडेंड है 20% एंड 15%। ऑलराइट। फिर देखें, कहता है फर्स्ट वाला ये जो इंटरिम है, इंटरिम के लिए कहता है डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स बाय डायरेक्टर्स ऑन 17 अगस्त ईच ईयर। सेकंड वाला कहता है डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑन 25 अप्रैल ऑफ फॉलोइंग ईयर।
मैंने जर्नल एंट्रीज बतानी है। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। बेटा 23 के अंदर 23 का इंटरिम आएगा और 22 का फाइनल आएगा। ऑल राइट, ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि इसने अगले साल का ले जाना है, और ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये 22 में रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने बतानी है जनरल एंट्री किसकी? 23 की। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखिएगा जरा नेक्स्ट। 12% हम लोगों ने चार्ज करना है। 12% हम लोगों ने डिविडेंड देना है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स के ऊपर। अब देखें, सबसे पहले इंटरम के लिए लेकर आते हैं। इंटरम में देखें भाई, हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है? 600,000। जब इंटरिम और फाइनल दोनों लिखने हो, सीक्वेंस याद रखना, जब इंटरिम इस साल का और फाइनल पिछले साल का दोनों लिखने हो, पहले फाइनल लिखना, पहले फाइनल लिखना। आप खुद सोचो कि मेरे पास 25 अप्रैल पहले आया होगा या 17 अगस्त पहले आया होगा। तो 25 अगस्त को मैंने क्या, 25 अप्रैल को मैंने क्या किया होगा? फाइनल डिविडेंड, और 22 मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो पहले उसको ना रिकॉर्ड करूं, तो पहले उसको जाके रिकॉर्ड। तो 600 का जाकर 20% शेयर कैपिटल के ऊपर आपने देना है डिविडेंड। 600 का जाकर 20%, तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 120 का आप लोगों ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करना है। लेकिन ये कौन से वाला है? बोनस, इस बात का ख्याल रखना है। अब अगर बोनस डिविडेंड है तो जर्नल एंट्री क्या बनाओगे जाकर? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 120 से। ऑल राइट, ये देखो रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल, फाइनल जो पिछले साल का था, पिछले साल का फाइनल। अच्छा, ये ना रिटेन अर्निंग्स की परसेंटेज ना ले लेना जब भी आप लोगों ने डिविडेंड देना हो, शेयर कैपिटल की परसेंटेज लेनी है। ओके ओके। अच्छा, अब बात सुने फिर से, मुझे बात बताएं कि आपके पास ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना था? क्या आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं हो गया ड्यू टू फाइनल डिविडेंड 120 से? अब आपके पास कितने आ गए शेयर कैपिटल की वैल्यू? 720। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, जब मैं इंटरिम डिविडेंड देने लगा हूं, क्या मैं उसी 600 के ऊपर इंटरिम डिविडेंड दूं? तो मेरे शेयर होल्डर्स कहेंगे, ओ भाई साहब, हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर जो तुमने दिए थे उसके ऊपर हमें डिविडेंड नहीं दोगे तुम, तो फिर हमें दिए क्यों थे? ये एक्स्ट्रा शेयर्स मैंने 120 के इशू किए थे ना उनको, तो क्यों किए थे? कि भाई मैं तुम्हें इनके ऊपर डिविडेंड नहीं दूंगा। जब अब इंटरिम डिविडेंड फाइंड करना हो तो ओपनिंग शेयर कैपिटल के बैलेंस के ऊपर नहीं करना, इंटरिम क्लोजिंग भी नहीं बेटा, अभी तो ईयर चल रहा है हमारा, तो क्लोजिंग तो की ही नहीं है ना। क्या इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करने से पहले जितना शेयर कैपिटल का बैलेंस होगा उसकी परसेंटेज लेनी है। ऑल राइट, ऑल राइट। क्या भला, अब दोबारा से सुनिएगा, फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग शेयर कैपिटल के ऊपर देना, फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग शेयर कैपिटल की परसेंटेज कैलकुलेट करना। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले शेयर कैपिटल का जो बैलेंस हो उसके ऊपर जाके कैलकुलेट करना। तो जब मैंने इंटरिम डिविडेंड कैलकुलेट करना चाहा 12%, उस टाइम पे मेरे शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना था? 720 का 12%, 86 पॉइंट ये आ गया। लेकिन ये कौन से वाला है? कैश डिविडेंड, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग्स टू बैंक। शाबाश। तो ये देखो, आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ चुकी है। किसी को इशू? अब आप लोगों ने बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व कर लेनी है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप लोगों ने सारा रिवाइज करना है।
एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व, कि वैसे सिंपल सा ही टॉपिक है, आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को ऑफिशियल वे के अंदर जाकर बनाना शुरू कर देंगे। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।